गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में सेकेंड लेक्चर। और जो हमारा सेकेंड लेक्चर है उसका आज का मेरा टॉपिक है किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, यानी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि विदेशी विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के, डिटरमाइन करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड मैंने बताया था, साथ साथ नोट करेंगे, आज की डेट डाल लीजिए। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेट। कौन सा एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय दर। साथ साथ पेन चलाइए, निकालने या निर्धारण। विदेशी विनिमय दर निर्धारण 3 तरीके से हम करते हैं इसे। पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी नम्य या लचीली विनिमय दर, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मीन्स स्थिर विनिमय दर। तीसरी आपके पास है मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी मैंने बताया था। डर्टी फ्लोटिंग प्रबंधित तरणशीलता दर। ये जो तीसरी मैं बता रही हूँ प्रबंधित तरणशीलता दर, ये इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें दोनों है, इसमें फ्लेक्सिबल भी है, सभी अपने अपने मीडियम के हिसाब से देखिए, और फिक्स्ड भी है। मेरा पेन रुके, आपका भी रुक जाना चाहिए। आप सभी बच्चों ने 11th क्लास में किया है डिमांड एंड सप्लाई वस्तुओं की, है ना। और आपको याद है मांग और पूर्ति की मदद से आप कीमत डिसाइड करते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही आज मैं आपको बताऊंगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या लचीली विनिमय दर जो है, इसमें मांग और पूर्ति की मदद से कैसे विनिमय दर डिसाइड होती है। अब किसकी मांग और किसकी पूर्ति? तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारे देश में दूसरी कंट्री की करेंसी को फॉरेन करेंसी कहते हैं, विदेशी विनिमय कहते हैं या विदेशी मुद्रा कहते हैं। तो उसकी ही मांग और उसकी पूर्ति, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई, ये दोनों डिसाइड करती है किसी भी कंट्री में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या नम्य या लचीली विनिमय दर। कैसे? बहुत आसान है, जरा देखिए। मैं पहले डायग्रामेटिक समझाऊं। देखिए, आप मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि 11वीं क्लास में आपको मांग और पूर्ति के कर्म आते हैं, वो आपने किए, ठीक है। अगर मैं इस एक्स एक्सिस पर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां लिखती हूँ डिमांड और सप्लाई, किसकी? विदेशी मुद्रा की, फॉरेन एक्सचेंज की या विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी। अपने अपने मीडियम के हिसाब से लिखना, मैं जो बोल रही हूँ। मांग और पूर्ति किसकी? फॉरेन करेंसी की यानी विदेशी मुद्रा की। और यहाँ पर लिखती हूँ विदेशी विनिमय दर। मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश। आधी हिंदी बोल देती हूँ, आधी इंग्लिश बोल देती हूँ, ताकि दोनों तरह के जो मीडियम है उनको फायदा मिल जाए। तो विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। और देखें, जब हम डिमांड कब बनाते थे तो वो कुछ ऐसा बनता था, आपको याद होगा। दिस इज डिमांड कर्व, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप।
दाएं से उल्टा, बाएं से दाएं नीचे की ओर लिखा हुआ, बाएं से दाएं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड नीचे। ये डिमांड का है फॉरेन करेंसी का। ऐसे जब आप सप्लाई को बनाओगे तो ये सप्लाई को बनेगा फॉरेन करेंसी। याद आ रहा है वस्तुओं सेवाओं कैसे बनाते थे, और जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते तो प्राइस डिसाइड होता था किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड का। तो यहाँ पर भी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है। अगर मैं एक ही डायग्राम पे दोनों को प्लॉट करती हूँ जैसा कि मैंने किया, तो प्राइस डिसाइड हो गया फॉरेन करेंसी का। और ये पॉइंट है टी, जिसे आप संतुलन बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हो। माइक्रो आगे देखो मैक्रो में, और ये आ गया नीचे OQ। इसको मैं कुछ नाम नहीं दे रही हूँ, मैं इसे नाम, ये इसका नाम ई रखती हूँ, OE। और पता है ये OE क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या विदेशी विनिमय दर, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट या संतुलन विदेशी विनिमय दर लिखना है आपने अपने नोट्स के अंदर, संतुलन विदेशी विनिमय दर या इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज। ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलते हैं इसकी तरफ। अब मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम डिसाइड करता है कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा। मतलब $1 1 पाउंड 101 रुपये का कैसे बना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये मैं समझा रही हूँ आपको लचीली विनिमय दर की हेल्प से। अब देखो किसी भी चीज़ की मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा हो किसी भी चीज़ की, तो उसकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी प्राइस। मान लीजिए आप मार्केट में गए, ये वाला पेन जो है ये डिमांड करते हैं, आपके घर के पास एक स्टेशनरी शॉप है और मैंने आपको कह दिया हर बच्चे के पास ऐसे 2 पेन होने चाहिए, मैंने ऑर्डर दे दिया तो आप पूरा करेंगे। आप स्टेशनरी शॉप के पास जाएंगे, लगभग वही सारे बच्चे रहते हैं, तो स्टेशनरी शॉप वाले ने रखी हुई थी सपोज ऐसे 20 पेन रखी हुई, पर हमारी क्लास है 50 बच्चा है, हर बच्चे ने 2 पेन लेने हैं, चलिए 100 पेन। डिमांड कितनी होगी 100 पेन की, सप्लाई कितनी है सिर्फ 20 पेन की। वो पहले 20 पेन को बेचता था 30 रुपए का। अब उसको लगा अच्छा दूसरा बच्चा हमारे पेन मांगने के लिए, तो उसने क्या कर दिया, रेट बढ़ा के 30 से कर दिया 35, है ना। पेन इसका मतलब कीमत बढ़ जाएगी अगर डिमांड बढ़ती है तो। बिल्कुल ऐसे ही फॉरेन करेंसी में होता है, फॉरेन करेंसी के रेट डिसाइड होते हैं मांग और पूर्ति उस फॉरेन करेंसी। अब डिमांड किस कारण से करते हो आप, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी क्या कारण है कि मुझे डॉलर चाहिए। डॉलर से एग्जांपल दे दूं, पाउंड भी हो सकता है, युआन भी हो सकता है, येन भी हो सकता है, दिनार भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में। क्यों हम किसी दूसरी कंट्री की करेंसी मांगते हैं, रीजन क्यों। मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग, बोलो आपने, बोलो मुझे नहीं पता। यानी आपको आप कहते हैं पढ़ने जाना है, तो अभी ऑब्वियसली अगर अमेरिका पढ़ने जाना है तो डॉलर में आप स्कूल में पेमेंट करोगे या कॉलेज में पेमेंट करोगे, डॉलर नहीं करोगे। तो किस लिए मांग होती है वो खुद ढूंढना है, किताबों में तो लिखा है पर खुद भी सोचो कि क्यों डॉलर की डिमांड कर रहे हैं हम। तो पहला रीजन सेवाओं को खरीदने के लिए, सेवाओं को खरीदने के लिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, खूबसूरत वाली लैंग्वेज मिल जाएगी किताब में। टू बाय गुड, टू बाय सर्विसेज, इंपोर्ट। आपने कहा एजुकेशन, एजुकेशन सर्विस होती है, एजुकेशन होती है ना सर्विस, मैं आपको पढ़ाने सेवा दे रही हूँ। और मेडिकल ट्रीटमेंट भी सर्विस होता है, उसके लिए भी आप मान लीजिए फॉरेन कंट्री में इलाज कराने जाते हैं, हमारे देश में भी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, पर सपोज किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अमेरिका में इस चीज़ का इलाज है और अमेरिका जा रहे हैं तो पैसा तो चाहिए, डॉलर तो चाहिए, तो डॉलर की खरीदारी करेंगे। भाई कैसे करेंगे आप यहाँ से अपना रुपया देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उसके एजेंट को, वो आपको डॉलर दे देगा। तो डॉलर की मांग की ना आपने इस कारण से। और बताइए क्या कारण हो सकता है, हैंड रेज, एक एक करके बोलिए।
यस, गुड्स खरीदने के लिए। यहाँ बैठे बैठे आप मान लीजिए अमेरिका से चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, ठीक, हमारे यहाँ की अमूल चॉकलेट भी अच्छी है, लेकिन नहीं, आपको तो अमेरिकन भी चाहिए। अब आप गुड्स खरीदना चाहते हैं तो भी आप डॉलर से खरीदें, वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तुओं का अगर आप आयात करना चाहते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो चाहिए ना डॉलर। और बताएं किस लिए चाहिए? टूरिज्म के लिए, घूमने जाना बड़ा मन कर रहा है, पर अमेरिका को धप्पा करके आते हैं, ठीक, तो मन कर रहा है तो पैसे तो हैं पर डॉलर नहीं है, तो डॉलर तो खरीदना पड़ेगा ना, एक्सचेंज करना पड़ेगा अपने देश में आरबीआई के पास या उसके एजेंट के पास जाकर, क्योंकि जितनी भी फॉरेन करेंसी है इसका रिजर्व हम नहीं रख सकते, हमारे बैंक भी नहीं रख सकते। कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक रखता है, सेंट्रल बैंक, तो उससे एक्सचेंज कराना पड़ेगा हमें। तो टूरिज्म के लिए, फॉर टूरिज्म, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ मैं, फिर बता रही हूँ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विदेशी भ्रमण। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज करवा रही हूँ, आपके पास बुक्स हैं, वहां से आपको बढ़िया वाली इकोनॉमिक्स वाली लैंग्वेज मिल जाएगी, पर समझ आ जाएगा, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है जिसके लिए कि मैं विदेशी मुद्रा की मांग करूंगी? मान लो मैंने वहां का आईफेल टावर खरीदना है, पेरिस, मैंने बताया था पेरिस में आईफेल टावर, और तुम्हारा मन कर गया कि मैडम बहुत हो गया, आईफेल टावर खरीद लेते हैं, यानी वहां इन्वेस्ट करना है आपने पैसा, कोई बिल्डिंग खरीदनी है वहां, तो उसी में चाहिए ना, फ्री में मिलेगा नहीं आईफेल टावर, तो पेमेंट खरीद सकते हो क्या आईफेल टावर? नहीं खरीद सकते। लेकिन सपोज वहां आपको कोई बिल्डिंग खरीदनी है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, करनी है, निवेश करना है, उनकी किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, यू नीड देयर मनी, आपका रुपया नहीं चलेगा, है ना। आईफेल टावर वैसे अमेरिका में नहीं है, फ्रांस में, ठीक है, तो फ्रांस फ्रैंक चाहिए होता है वहां पर, या यूरो चाहिए होता है। तो फॉर इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, यानी विदेशों में निवेश करने के लिए पैसा चाहिए। और सोचो, और किस लिए चाहिए पैसा? मतलब डॉलर या फॉरेन करेंसी, उसकी बात। और क्या? खिलाड़ी खेल खेलने जाते हैं तो बिल्कुल वो इसी में आ गया, सर्विसेज में मान सकते हो आप, टूरिज्म में मान सकते हो आप। आपका ब्रदर कनाडा में पढ़ रहा है, पढ़ने भेजा है डैडी ने उसको, अब वो जो वहाँ पढ़ रहा है तो उसको आपको बीच बीच में कुछ पैसा भेजना पड़ता है, ठीक है, एजुकेशन वहाँ को ले रहा है, साथ में कुछ हेल्प करनी पड़ती है। या आपकी दादी माँ वहाँ रहती है, आपके ब्रदर के साथ टेक केयर करनी है आपके ब्रदर की, अब उनको हर महीने डैडी कुछ पैसा भेजते हैं उनकी बीमारी के लिए, उनके खान पान के लिए, सब के लिए। तो इस तरह की जो पेमेंट होती है ना, वो भी जो हमारे देश के लोग फॉरेन कंट्री में बसे हुए अपने भाई बहनों या अपने लोन्स के लिए भेजते हैं, ये पेमेंट भी शामिल होती है वहाँ पर, ये भी इंक्लूड। उसके लिए डॉलर चाहिए ना, अब यहाँ से आपको रुपया तो भेजोगे नहीं, डॉलर में कन्वर्ट करके ये करोगे, तो किसी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट, मदद भेज लो आप सामने दूसरे देश में, ट्रांसफर पेमेंट, हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण भुगतान, तो ऐसे ही भेजोगे, ठीक है। विदेशी करेंसी में हम कभी कभी स्पेक्युलेशन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं विदेशी करेंसी में। हिंदी में एक वर्ड बोलूं, बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब है सट्टा। सट्टा इज अ नेगेटिव वर्ड, डोंट गो फॉर दैट, एक्चुअली इसे स्पेक्युलेशन कहते हैं। स्पेक्युलेशन का मतलब क्या है? स्पेक्युलेशन का मतलब है कुछ लोग विदेशी मुद्रा में, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, ट्रेड यानी खरीद बेच करते हैं। कैसे करते हैं जरा वो सुनिए। मेरे पास, मैंने क्या किया, डॉलर परचेज कर लिए आज $100, $1 यहाँ देखिए आप, कल मैंने देखा था $1 कितने का था, बताएं जरा। 80, एक बच्चा बोलो, कल मैंने दिखाया आपको 73, नहीं याद है कोई? अच्छा 80, 73 जैसा ही कुछ लग रहा है, 73, हाँ
मैंने खरीदे $100, $1 है कितने का, 73 का। $100 खरीदे मतलब 7300 रुपीज के, ठीक है, 7300। मैंने इसलिए नहीं खरीदे मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मैंने उसे एक हफ्ते बाद बेचना है, मुझे लग रहा है रेट बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, तो जैसे डिमांड बढ़ती है किसी करेंसी की उसका रेट बढ़ जाता है। और हुआ ये एक हफ्ते के बाद वही $1 हो गया 75, $2 पर $1 मुझे फायदा मिल गया। मैंने खरीदा था 73 रुपीज का $1, अब मैं बेचूंगी इसे एक हफ्ते बाद तो मुझे कितने मिलेंगे, 75 पर $1, $2 का फायदा। ये तो मैंने $100 खरीदे तो 200 का फायदा। सोच के देखो अगर मैंने $1,00,000 खरीदे होते, 2 लाख रुपए का फायदा हो जाता। कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना प्रॉफिट आएगा। तो कुछ लोग इस तरीके से विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए करेंसी खरीदते हैं सस्ती, और जैसे ही महंगी होती है बेच देते और प्रॉफिट कमाते। लेकिन इस गेम में लॉस भी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है कि 75 का ही हो जाएगा $1 एक हफ्ते बाद, हो सकता है $70 का हो जाए, फिर क्या होगा, $3 का लॉस। तो ये रिस्क है, इसी को स्पेक्युलेशन कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। बिल्कुल ऐसा करते हैं लोग और इसके लिए भी डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो मैं एक यहाँ 6 पॉइंट लिख रही हूँ, स्पेक्युलेशन इन फॉरेन करेंसी। या विदेशी मुद्रा में व्यापार। अच्छा शब्द उठाना, सट्टेबाजी भी कहते हैं, पर मैंने व्यापार वर्ड यूज किया। तो ये मैंने आपको बताया किन किन कारणों से डिमांड होती है फॉरेन करेंसी। मैंने तो बस डॉलर बोला, कोई भी करेंसी हो सकती है, चाइना की युआन हो सकती है, ठीक है। अब ये तो डिमांड के रीजन बता दिए मैंने, सप्लाई के भी तो रीजन होंगे कि किन किन कारणों से अपने आप हमारे देश में डॉलर आएगा। बच्चों मैं बार-बार डॉलर बोल रही हूँ, पर डॉलर का मतलब ये नहीं है सिर्फ डॉलर की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फॉरेन करेंसी, एनी, फाइन, थोड़ा इजी हो गया डॉलर बोलना, बस नथिंग एल्स। तो सप्लाई किन किन कारणों से होती है वो स्लाइड को देख लो, थोड़ा सा दिमाग चलेगा। ये तो मैंने बताया डिमांड किस किस कारण से हुई, फॉरेन करेंसी की। अब फॉरेन करेंसी हमारे देश में किस कारण से आई, पूर्ति किस कारण से हुई, वो उसके रीजन। यस, रीजन फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। पूर्ति के कारण, विदेशी मुद्रा की पूर्ति के कारण। पूर्ति के कारण जैसे आपने कहा सबसे पहले कि उन्होंने हमारे देश से कुछ गुड्स खरीदी, उन्होंने मतलब शेष विश्व ने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन कंट्रीज बिल्कुल खरीदते। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वस्तुओं और सेवाएं, दोनों लिख दिया मैं। सेवाओं का अगर हमने किया है निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मैंने मेरी कंट्री ने फॉरेन कंट्री को बेची है गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होगा, पैसा आएगा। हम ये तो देख रहे हैं, पैसे का मतलब यहाँ पर रुपया नहीं है, पैसे का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, चैप्टर हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। और सोचिए क्या रीजन हो सकता है डॉलर आने का। यस, इसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। अभी मैंने बताया कि इंडिया का कोई पर्सन वो बाहर कंट्री में रहता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहता है और वहाँ अर्निंग कर रहा है और अपनी फैमिली को यहाँ पर पैसे भेज रहा है,
तो इसको रेमिटेंसेस कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि हम भी बेचते हैं वहाँ, वो लोग भी बेचते हैं। तो रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, हिंदी में इसको प्रेषणाएं भी कहते हैं। प्रेषणाएं, नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब हमारे देश में नहीं रह रहा है, इंडियन बाहर रह रहे हैं। सपोज आपके ब्रदर, बड़े ब्रदर जो है वो सेटल हो गए किसी और कंट्री में, और वहां से आपके मम्मी को, डैडी को या आप लोगों को हर महीने का कुछ अमाउंट सेंड करते हैं, तो वो आपने कमाया तो नहीं है, पर भैया भेज रहे हैं वहां से, तो भैया डॉलर में भेजेंगे, डॉलर में भेजेंगे तो आप यहाँ रुपए में कन्वर्ट कराओगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से डॉलर की सप्लाई आ गई इंडिया में। और इसके अलावा अगर किसी कंट्री ने हमारी मदद की, मान लीजिए कनाडा ने इंडिया को कुछ अमाउंट भेजा, कनाडा में भी डॉलर चलता है लेकिन अलग डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। यूएस में यूएस डॉलर होता है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर। जैसे मैंने कहा रुपया अलग अलग होता है, इंडिया का रुपया अलग, बांग्लादेश का अलग, पाकिस्तान का अलग, नेपाल का अलग, है ना, ऐसे डॉलर में अलग है। तो सपोज कनाडा ने यहाँ इंडिया में सपोज वैक्सीनेशन के लिए कुछ पैसा भिजवाया, हेल्प करने के लिए, जो हमें वापस नहीं करना, ठीक है। एक चीज मैं बोली थी, थोड़ी देर बताती होगी, पर ये हमें सिंपली पैसा भिजवाया, तो ये होती है हस्तांतरण आय, जो वापस नहीं करनी, एक तरह की हेल्प हो गई, है ना। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम हेल्प कह सकते हो आप इसको, ग्रांट बोल सकते हो इसको हिंदी में, इंग्लिश में सब्सिडी बोल सकते हो, दूसरे देश से जो हमको हमारे देश को मिली तो वो अपने ही उसमें भेजेंगे, करेंसी में भेजेंगे। अच्छा एक चीज ना मैं डिमांड बोल रही थी, बताती हूँ आपको, डिमांड वाले कॉलम में लिख लेना, पर यहाँ सुनो जरा, अगर हमने लोन लिया है फॉरेन कंट्री से, लोन उधार लिया है, तो बताओ डॉलर में नहीं भेजेंगे, अपनी करेंसी में भेजेंगे, तो हमारे पास आ गई ना उनकी करेंसी। तो विदेशों से ऋण लेना, विदेशों से ऋण लेना यानी कि लोन टेकन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आ गया सप्लाई में। तो डिमांड में क्या ऐड करोगे, लोन गिवन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों को ऋण दिया, ये डिमांड में ऐड करो। एक पॉइंट हम बात कर रहे हैं किस किस कारण से विदेशी मुद्रा भारत में आती है, फॉरेन करेंसी आती है, जिसमें से हमने देखा विदेशों से ऋण लेना, लोन टेकन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर विदेशी लोग घूमने आएंगे आपकी कंट्री में, इफ फॉरेन टूरिस्ट कम टू योर कंट्री, तो फिर खर्चा किस, जब पैसा लेकर आएंगे तो कैसे लाएंगे, ऑब्वियसली अपनी करेंसी लेकर आएंगे, यहाँ से चेंज करवाएंगे। तो देखो सर, अगर विदेशी लोग आपके यहाँ पर घूमने आए, विदेशी टूरिस्ट, तो पैसा लेकर आएंगे, अपने डॉलर लेकर आएंगे, और वो हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का एक पार्ट है, एक सोर्स है। तो टूरिज्म बाय फॉरेनर्स या विदेशियों द्वारा भ्रमण, ये भी एक सप्लाई का रीजन है। हाँ जी, देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, टूरिज्म बाय फॉरेनर्स के बाद किस किस कारण से सप्लाई बढ़ती है विदेशी मुद्रा की। एक कारण अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेक्यूलेशन। अगर हम विदेशी मुद्रा खरीदते हैं तो फॉरेनर्स भी तो खरीदते होंगे ना हमारी कंट्री पे, तो देखो जरा स्पेक्यूलेशन बाय फॉरेनर्स, स्पेक्यूलेशन बाय फॉरेनर्स, जरा इसको देखो, मान लीजिए आज एक फॉरेनर ने $1 था 77 रुपीज का, वो परचेज किया, ये सोचकर कि आज मैं $1 बेचता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, बेचा उसको, $1 बेचा और उसको कितने रुपए मिले, 77, उसने 77 रुपीज रख लिए अपने पास, ठीक। एक हफ्ते बाद वो कहता है रुपए तो उसके काम के, फॉरेनर की बात कर रहे हैं, अब वो क्या करता है, डॉलर अपना वापिस खरीदना चाहेगा, तो जैसे उसने वापिस खरीदा, लेट डॉलर हो गया 75 रुपए, 75 रुपीज का। तो आप सोचो जरा क्या होगा,
उसने जब डॉलर बेचा था उसके हाथ में कितने आए थे? 77 रुपीज। अब वो दोबारा से अपना डॉलर वापस खरीदना चाहता है, तो वो 77 में से कितने रुपए देगा? 75 डॉलर ले लेगा। अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 2 रुपए बचे हैं, उसको तो फायदा हो गया है ना, पर डॉलर खरीद बेच का 2 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरीके से जब फायदा होता है तो इसे इस फायदे को प्राप्त करने के लिए टू गेट दिस प्रॉफिट स्पेकुलेशन की जाती है, यानी इस तरीके की खरीद बेच होती है। नुकसान भी हो सकता है, ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है। स्पेकुलेशन अनिश्चित होता है, एक तरह का गैम्बल है, रिस्क पर लोग करते हैं। लेकिन अगर उसने डॉलर बेचा और मुद्रा की सप्लाई आई ना, विदेशी मुद्रा की, तो ये भी एक रीजन हो सकता है हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई आनी। ठीक है, और एक पॉइंट इसके अंदर और, दैट इज इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों या विदेशियों द्वारा निवेश। अगर वो हमारी कंट्री में शेयर खरीदना चाहते हैं, वो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये वो वाला वो नहीं है, मेरे घर वाला। ठीक है, यहाँ पर विदेशी का मतलब है कि अगर फॉरेनर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, either in our shares or in our property, then they have to spend their dollar, they have to spend their foreign currency in our country। तो आ गई ना मुद्रा, विदेशी मुद्रा की पूर्ति हमारे देश में। तो हमने देखा किन कारणों से फॉरेन करेंसी की डिमांड हुई, किन कारणों से फॉरेन करेंसी की सप्लाई हुई। अब अगर मैं मांग और पूर्ति की शक्तियों को ध्यान में रखूं, तो मैंने पढ़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि मांग और पूर्ति की शक्तियां, डिमांड और सप्लाई की शक्तियों के द्वारा करेंसी, किसी भी चीज का रेट डिसाइड होता है। तो किसी भी चीज का होता है तो फॉरेन करेंसी का भी होता है ना। ये भी एक चीज है जो दिखाई दे रही है आपको, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में कैसे दिखते हैं सारी चीजें, मतलब कैसे करेंसी दिखती है। तो इसका रेट कैसे डिसाइड होगा? मांग और पूर्ति की शक्तियों के हद से, मांग और डिमांड एंड सप्लाई से, जो कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब एक जगह पर इक्वल होते हैं, वहां पर विदेशी विनिमय दर निर्धारित हो जाती है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ल्ड में 200 के करीब कंट्रीज हैं। अगर विदेशी विनिमय दर मुझे बनानी है, मुझे निर्धारित करनी है, तो हर कंट्री के लिए अलग निर्धारित करनी पड़ेगी। हर कंट्री के लिए डिमांड का अलग होता है, सप्लाई का अलग। जरूर थोड़ी है हर कंट्री से चीजें मंगवाती रहूं तो मांग करूं। भाई मान लीजिए मैं पाकिस्तान से कुछ नहीं मंगवा रही, तो मांग का तो उनका बहुत, मतलब उसके हिसाब से मुद्रा की डिमांड कम होगी। अमेरिका से बहुत ज्यादा मंगवा रही तो उनके लिए मेरी विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। तो सोचिए, पाकिस्तान की विदेशी विनिमय दर आपने किया था लास्ट क्लास में, 1 रुपया इज इक्वल टू 0.44, सॉरी उनका पाकिस्तानी 1 रुपया इज इक्वल टू हमारा 0.44 इंडियन रुपी। क्यों? क्योंकि हम मांग ही नहीं करते उनसे ज्यादा चीजों की। जब हम उनसे ज्यादा खरीदते नहीं है, उनकी विदेशी मुद्रा ज्यादा चाहिए। जब हम ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा उनके यहाँ उनसे लोन, उनको लोन देंगे या कुछ, मतलब किसी भी कारण से, मैंने कारण बताया आपको डिमांड की। जब भी डिमांड ज्यादा होगी, करेंसी का रेट क्या हो जाएगा? हाई। अब आपको समझ में आया कि 1 पाउंड 101 रुपए का क्यों है? क्योंकि हमारे देश की डिमांड ज्यादा है उनसे, हम उनसे अलग अलग कारणों से विदेशी मुद्रा खरीदना चाहते हैं, डिमांड करते हैं, वो रेट बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे देश में उनकी विदेशी मुद्रा की सप्लाई कम है, यानी ये जो रीजन है ना, ये कम है। कौन से? मैं पाउंड की बात करूं, ब्रिटेन हो गया ना पाउंड का राजा को, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की विदेशी मुद्रा पाउंड, हमारे देश में उसकी पूर्ति कम है, इन कारणों से, ज्यादा नहीं है, कम है। तो सोचिए, हम तो मांग कर रहे हैं बहुत ज्यादा उनकी विदेशी मुद्रा की, वो पूर्ति कर रहे हैं कम, तो बताइए उनके पाउंड के रेट कहाँ जाएंगे? आसमान छूए। ये कारण होता है कि किसी भी देश की विदेशी विनिमय दर अलग अलग देशों के हिसाब से जब हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट की होती है। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है सारा। ठीक है, क्या इसको नोट किया आप लोगों ने? अब जरा देखें इस बार, मैं दोबारा से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसको कि मांग और पूर्ति बढ़ेगी तो फर्क कैसे पड़ेगा। थोड़ा सा माइक्रो में ले जाना चाहती हूँ
ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जा सकता है। मान लो यहाँ पर डिमांड है, डीडी को मैं डिमांड लिख लूँ, एसएस को सप्लाई लिख लूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे अपने अपने मीडियम के हिसाब से। मांग और पूर्ति किस चीज की? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। वो मैं एक्स एक्सिस पर शो कर रही हूँ और वाई एक्सिस पर लिख रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट। पूरा लिखना, फॉरेक्स नहीं लिखना, हिंदी में भी इंग्लिश में पूरा लिखना। ये होगा डिमांड कर्व फॉरेन करेंसी का, नेट ये सप्लाई कर्व फॉरेन करेंसी का। डिमांड कर्व ऐसा क्यों है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। जरा कुछ बता दो, सुनना सर एक बात। अगर फॉरेन करेंसी के रेट, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप विदेशी मुद्रा की मांग बताओ ज्यादा करोगे कम? जी मैं भी बता रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। आप ऐसे ही लिखेंगे, आप अपनी अपनी मीडियम में, ठीक है? यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो विदेशी मुद्रा की मांग क्या कर दोगे आप? महंगी होगी। आपको लग रही है आपने डॉलर में ज्यादा नहीं खरीदना, इंपोर्ट नहीं करना, ज्यादा बहुत महंगी होगी। लेकिन अगर ये सस्ती हो गई, विदेशी विनिमय दर कम हो गई, तो आप विदेशी मुद्रा की मांग क्या कर दोगे? ज्यादा। कैसा संबंध दिखाई दे रहा है? विपरीत, इनवर्स। तो जब इनवर्स होता है रिलेशन तो आपको पता है ना, डिमांड का कैसा बनता है? नेगेटिवली स्लोप्ड, ऋणात्मक। वैसे ही हम 11 में पढ़ चुके हैं, नेगेटिवली स्लोप्ड, है ना? और सप्लाई के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव वाले। कैसे? अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगी। उनको तो मजे है, उनको तो ज्यादा पैसा मिल रहा है $1 देकर, ज्यादा पैसा मिल रहा है। मान लो $1.80 का हो गया, वो कहेंगे बेचो $80 कमाओ, है ना? ऐसा करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ता है? तो विदेशी मुद्रा की मांग, सॉरी सप्लाई, पूर्ति, इंग्लिश मीडियम वाले कन्वर्ट करके लिखना, बढ़ जाएगी, घटने पर घट जाएगी। ये आपने पढ़ा है, मार्केट में पढ़ा है 11th क्लास में कि मान लीजिए आप किसी वस्तु के सेलर है, किसी गुड के सेलर है और वो गुड होगी महंगी, तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे ना, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है? तो ऐसा है, प्राइस बढ़ा दो सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम हो। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। जब प्रत्यक्ष रिलेशन होता है तो सप्लाई का कैसा बनता है? धनात्मक, ढाल वाला, पॉजिटिवली स्लोप्ड। मैंने बहुत याद करवा दिया क्यों ऐसे बने। डिमांड और सप्लाई का, किसके डिमांड और सप्लाई का है? फॉरेन करेंसी की। क्या डिसाइड कर रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हो। और ये देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट ई डिसाइड हो गया। ई सॉरी इसको ई लिखते तो इसको आर डिसाइड हो गया। ठीक, अब मैं आपको कुछ खेल दिखाना चाहूंगी। आप पहले मुझे आंसर दो। मान लीजिए मेरे देश के लोग अमेरिका में पढ़ने बच्चे ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं। इस बार पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, कहते अमेरिका से डिग्री ले। हालांकि मुझे तो पसंद नहीं है, पढ़ो तो अपने देश में बढ़िया था, यहाँ पर भी पढ़ाई है। लेकिन सपोज लोगों का, बच्चों का मूड इस तरह का हो गया कि फॉरेन पढ़े, खूब जाने लगे, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वहां जाएंगे तो फीस भी भरेंगे, फीस भरेंगे तो डॉलर चाहिए। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ते ही तो मुझे बताओ फॉरेन करेंसी यानी डॉलर का रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसको जरा डायग्रामेटिकली देखो। अगर डिमांड बढ़ती है, ये कैसे कर, तो ये राइट में शिफ्ट हो जाता है, ऐसे डिमांड का पैरेलल शिफ्ट होता है राइट में, राइट डिमांड बढ़ गई, ये हो गई इंक्रीज इन डिमांड। पूरा लिखना, हिंदी मीडियम वाले में, इंग्लिश मीडियम वाले में। मांग में वृद्धि D1, और जरा देखना इसके सप्लाई का को कहां काटा है? E1 का। पुराने से सप्लाई नहीं की हुई, तो अब जरा देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये पहले के मुकाबले क्या हो गया? इंक्रीज। तो तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या? कि अगर सप्लाई नहीं बढ़ी, क्या बढ़ी है? डिमांड। किसकी? विदेशी मुद्रा की। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी,
विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से क्या होता है, विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है। डिमांड ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी increases the foreign exchange rate. Sorry, increases the foreign exchange rate. और उल्टा भी लिखो इसका बिल्कुल, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए। लिखो, डायग्राम बना लो, नीचे डिमांड का कर लो, R2 दिखाओ। जैसे मैंने कहा मांग में इंक्रीज डिक्रीज में या वृद्धि और कमी से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है, पूर्ति से भी होता होगा भाई। कैसे होता है ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, लिखेंगे आप, जरा देखिए मेरे साथ साथ टेंशन। पूर्ति में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, तो हेडिंग दे दीजिए मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। आपने जो भी डायग्राम बनाया दैट वाज चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन, ये है पूर्ति में परिवर्तन। चेंज इन सप्लाई, देखिए ये डिमांड का फॉरेन करेंसी का, सप्लाई का फॉरेन करेंसी का, ये फॉरेन करेंसी का प्राइस डिसाइड हो गया। अब खास चीज माइक्रो की सप्लाई अगर बढ़ती है राइट में शिफ्ट होता है, राइट में, ये देखिए नीचे ऐसे बढ़ गई, SF था ना, ये SF1 कर दिया, इंक्रीज इन सप्लाई, पूरा लिख लेना, पूर्ति में वृद्धि। और जरा नजर हटे नहीं, दुर्घटना घट जाएगी वरना। ये देखो डिमांड कब को सप्लाई बढ़ नया कब, यहाँ E1 पे कट कर रहा है, तो नया प्राइस या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, R1 डिक्रीज। तो देखो क्या लिखा कि अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी F फॉरेन करेंसी, पूरा लिख लेना, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले अपने अपनी लैंग्वेज में, अगर सप्लाई बढ़ती है, वो देख रहे हो बढ़ती है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया ना रिलेशन। और अगर सप्लाई घटती है, ऑपोजिट हो गया, SF2 यहाँ कट करेगा E2 पर, तो देखो रेट R2 क्या हो जाएगा, लिखोगे इसको अपने अपनी लैंग्वेज में। तो मैंने आज की क्लास में क्या बताया, सुनिए, मैंने आपको बताया कि विदेशी विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 तरह से डिसाइड होता है, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज्ड फ्लोटिंग। हिंदी में भी बताया मैंने आपको कि नम्य या दक्षिणी विनिमय दर होती है, स्थिर होती है, और तीसरी होती है प्रबंधित करणशीलता विनिमय दर। पर आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, मांग और पूर्ति किस किस कारण से होती है फॉरेन करेंसी की, ये समझाया। और मांग और पूर्ति में चेंज, परिवर्तन हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए टेक